हाय दोस्तों, दिस इज प्रतीक। आज हम बात करेंगे रशिया और वर्सेस यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है बिहाइंड वॉर। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि क्या हिस्ट्री है, कब से शुरू हुआ, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि हम पावर कंपेयर करेंगे कि दोनों कंट्री कितनी पावरफुल है, चाहे सोल्जर्स में, चाहे वॉरशिप में, चाहे सबमरीन्स में, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है। ये सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रीजन बिहाइंड वॉर। तो क्या रीजन है बेसिकली कि ये तो हम जानते हैं कि जो रशिया है और उसका अमेरिका से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और अमेरिका के साथ साथ उसका जितने भी यूरोपियन देश है उससे भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ऐसा क्यों है, ये बात मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो क्या है कि जो यूक्रेन कंट्री है वो रशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और काफी ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है। तो रशिया नहीं चाहता था कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो। तो बेसिकली नाटो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नाटो इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि टोटल 30 कंट्री है। इसमें यूएस है, यूके है, फ्रांस है, और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है। ये सारी 30 कंट्री का मिलिट्री अलायंस है। इस अलायंस में एक प्रोविजन है जिसका नाम है आर्टिकल 5। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, अगर कोई भी कंट्री इस 30 देश में से किसी एक कंट्री पे भी अगर अटैक करती है तो ये सारे 30 कंट्री उस अटैक को अपने में मानेंगे और उस कंट्री पे मिलके हमला करेंगे। तो बेसिकली इसीलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिकन सोल्जर या फिर नाटो के सोल्जर रशिया बॉर्डर तक आ जाए। क्योंकि रशिया चाहता है ना कि वो बफर स्टेट में रहे, उसकी बाउंड्री किसी भी उस कंट्री से नहीं अटैच होनी चाहिए जो कि उसका दुश्मन देश है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1949 में नाटो को फॉर्म किया गया सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में। तो नाटो फॉर्मेशन हुआ, नाटो में बहुत सारी कंट्री शामिल होकर एक मिलिट्री अलायंस बना है जिसको नाटो नाम दिया गया। तो ये 1949 में बना। लेकिन क्या हुआ कि जब 25 दिसंबर 1991 में जो सोवियत यूनियन था वो 15 कंट्री में ब्रेक डाउन हो गया, जिसमें से एक कंट्री रशिया थी और एक यूक्रेन भी थी। रशिया यूक्रेन पहले यूएसएसआर सोवियत यूनियन में आते थे, लेकिन 1991 में ये अलग हुए। क्या हुआ कि नाटो जो है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि शुरू में जितने कंट्रीज में शामिल थे आज उतने कंट्री नहीं है, आज सिर्फ 30 कंट्री टोटल हो चुके हैं। तो नाटो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। 2004 में 3 ऐसी कंट्री थी जो यूएसएसआर में मतलब सोवियत यूनियन में थे, वो भी नाटो में शामिल हो गए थे। तो वो सारी छोटी छोटी कंट्री थी, उस पर रशिया इतना टेंस नहीं था। और लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तभी से रशिया और अमेरिका के बीच में चल रही थी। लेकिन जब यूक्रेन शामिल होना चाहा नाटो में, तो रशिया ये नहीं चाहता था, क्योंकि यूक्रेन की बाउंड्री रशिया से अटैच होती है और वो नहीं चाहता कि अमेरिकी सोल्जर्स रशिया के बाउंड्री तक पहुंचे। तो इसीलिए इसका अपोज कर रहा है, क्योंकि जो नाटो है वो लगातार एक्सपेंड हो रही है। तो वो चाहती है कि वो ईस्ट की तरफ और आगे बढ़े, लेकिन रशिया नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि अगर नाटो पावरफुल हुआ तो जिसकी वजह से ये सारी कंट्रियां पावरफुल हो जाएंगी, तो उसका जो पावर है, क्योंकि रशिया और अमेरिका इसके बीच में हमेशा पावर की जंग रहती है कि कौन सा ज्यादा सुपर पावर है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे पावर कंपैरिजन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो ये तो करना ही नहीं चाहिए कंपैरिजन, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू यूक्रेन। यूक्रेन के पास उतनी पावर है ही नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें बस बजट की, तो जो रशिया का डिफेंस बजट है वो यूक्रेन से 10 टाइम है। रशिया का बजट बात करें तो रशिया का बजट है $61.7 बिलियन, और हम बात करें यूक्रेन की बजट की तो $5.4 बिलियन। बस मैं सारी डिटेल इसमें नहीं बता रहा हूँ कि कितने क्या चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे गन हैं, आर्टिलरीज है, आर्म वेपन है, ये सारी चीजें हैं। ये सारे की चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप जाके नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर जितनी वेबसाइट अलग अलग आप देखोगे, सब पे डिटेल अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि जो मैं डिटेल बता रहा हूँ उसमें से आप जो वेबसाइट पे सर्च करो उसमें डिटेल मैच हो, लेकिन ये आप देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ टैंक की, तो रशिया के पास टोटल 12,270 टैंक्स है। और हम बात करें अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के पास 2,150 टैंक्स है। अगर हम सोल्जर की बात करें, तो जो रशिया के पास एक्टिव सोल्जर हैं वो लगभग 11,54,000 है। और अगर हम ये बात करें यूक्रेन की, तो 2,55,000 है। अगर हम बात करें रिजर्व, कितने सोल्जर रिजर्व हैं, तो जो रशिया के पास है वो 20 लाख हैं। और अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो वो 9 लाख है। नेवल वॉरशिप की बारे में बात करें तो रशिया के पास 664 है। और हम बात करें अगर यूक्रेन के पास तो 63 है। अगर हम बात करें सबमरीन की, तो रशिया के पास 59 सबमरीन है। और अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के पास एक भी सबमरीन नहीं है। अगर हम पावर में कंपेयर करें तो यूक्रेन कहीं भी रशिया के सामने नहीं टिक पाता।
तो अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी की, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में फॉल डाउन आया है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, सारे जितने भी स्टॉक्स थे सब गिरे हैं, गोल्ड की प्राइसेस बढ़े हैं, ये सारे इम्पैक्ट हुए हैं हर कंट्री पे, लेकिन ओवरऑल इतना इम्पैक्ट सब पे हुआ है। तो गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं। तो गोल्ड प्राइसेस बेसिकली जब क्या होता है कि जब अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, जब स्टॉक प्राइस गिरते हैं, जब मार्केट फॉल डाउन होता है, तो हमेशा कमोडिटी जैसे गोल्ड ये सब की प्राइसेस बढ़ती हैं। जब कोविड के आने से लॉकडाउन भी हुआ था, तो उस टाइम जब पूरी मार्केट फॉल डाउन हुई थी, तो जो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया था 56,000। तो वैसे अगर हम पिछले मंथ का बात करें, तो अगर इंडिया में हम बात करें, गोल्ड का रेट वो बढ़ा है काफी। जब से ये यूक्रेन और वर्सेस रशिया की लड़ाई की बात हुई है, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं। तो कभी भी जब मार्केट गिरता है, तो गोल्ड ये सब के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हम बात करें इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो जो सेंसेक्स था वो 4.5% से गिरा। हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी 4.7% गिरा है, 815 पॉइंट नीचे गिरा है। अगर हम बात करें, मैं जब शुगर टीवी देख रहा था, तो उस टाइम जब 3% का फॉल डाउन हुआ था इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टर को लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 4.7% का फॉल डाउन हुआ है, तो कितना इंडिया में इन्वेस्टर को कितना नुकसान हुआ है। तो ऑयल प्राइस इंडिया में भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का जो रेट हो गया है वो $101 पर बैरल हो गया है। पिछले अगर मैं 2 मंथ का बात करूं, तो ये $77 पर बैरल था। तो क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनली बहुत तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि जो रशिया है वो सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। इस पे इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। इंडिया पीस के सपोर्ट करेगी, ये वॉर को सपोर्ट नहीं कर रही है। ना इंडिया यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है, ना इंडिया रशिया का सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अगर इंडिया रशिया का सपोर्ट करेगी, तो यूक्रेन में बेसिकली इंडिया के 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। प्लस यूक्रेन को नाटो का भी सपोर्ट है, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन कंट्री आती है। उसी प्रकार वो खुल के यूक्रेन का भी सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि रशिया से वो काफी ज्यादा डिफेंस डील करती है। रशिया बस उसको वेपन सप्लाई ही नहीं करता, बल्कि रशिया उसको R&D में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था। तो ये सारी चीजें, तो इंडिया ना रशिया के अगेंस्ट जा सकता है, ना इंडिया यूक्रेन के अगेंस्ट जा सकता है। तो इंडिया इस पे स्टैंड न्यूट्रल है। इंडिया कहा है कि वो पीस चाहता है, वो वॉर नहीं चाहता।